आज पीसीसी मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री एआईसीसी सचिव मोहन प्रकाश जी व ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन नदीम जावेद के साथ प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार के इस किसान विरोधी अलोकतांत्रिक कृत्य के परिणामों से जनता को सचेत किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता संतोष पाठक, एमएलए नेपाल महतो, विजू घोषाल व अन्य प्रदेश कांग्रेस नेता मौजूद। जो उसकी बुनियाद है और जो उसका मूल विमर्श है और जो उसका नैरेटिव है, इस पर बात की है। मैं सर की बात के साथ ही 2-3 बातें जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि मुझे यहां बात करते हुए बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से और पश्चिम बंगाल से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं जब कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव था 1998 में, तो मुझे पहला प्रभार बंगाल का मिला था। उसके बाद मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ तो भी मुझे बंगाल का प्रभार मिला। फिर मैं एनएसयूआई, राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई कहते हैं, यहाँ पर छात्र परिषद कहते हैं, और छात्र परिषद और केरला स्टूडेंट यूनियन मिलाकर एनएसयूआई की स्थापना हुई थी 1971 में, और छात्र परिषद उसके पहले से हुआ करती। तो उसके बाद मैं छात्र परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, और फिर जब मैं भारतीय युवा कांग्रेस में गया 2008 में, तो भी मुझे बंगाल का ही प्रभार मिला और मैं 3 वर्ष तक यहाँ काम किया। और लगातार हम लोग तकरीबन 60 दिन तक राहुल जी का टूर था 2010 में, तो यहाँ के लोगों से, खासतौर से संगठन के लोगों से, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, अन्य विभाग और पीसीसी के लोगों से जीवन संवाद और संपर्क रहा। देख रही है आज किसान पर जो हमला हो रहा है, जिस तरह से हमला हो रहा है, वो इस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा, सरमरा देगा, तबाह कर देगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जमीन के स्तर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक सभी राज्यों के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आने वाली 28 तारीख को बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करने जा रही है, क्योंकि बंगाल इस देश को राजनीतिक दिशा दिखाता है। इसलिए विशेष रूप से मोहन प्रकाश जी, जिनका छात्र आंदोलनों में बड़ी भूमिका रही, जिनका युवा आंदोलनों में बड़ी भूमिका रही, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, महाराष्ट्र के, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के, मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी रहे, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनकी जिम्मेदारी श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ से विशेष रूप से लगाई गई। अधीर दादा जो बंगाल के टाइगर तो कहे जाते हैं, लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि लोकसभा के अंदर भी वो बंगाल के लोगों की आवाज को और देश की आम जनता की आवाज को मजबूती के साथ रोज उठाने का काम करते हैं, और उनको यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सौमित्र मित्रा जी हमारे बीच में नहीं रहे, मैं इस मंच से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल से एक ऐसी आवाज उठेगी जो नदियों के हवाले किए जाए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पंजाब के मोगा में अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा एफसीआई का सेंटर था, वो अडानी को दे दिया गया किराए। तो कारपोरेट खेती के माध्यम से किसानों की आमदनी पर, किसानों के अधिकार पर, किसानों की जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनकी जमीन पर जिस तरह से वो खेती किसानी करते हैं, सबको कब्जा करने की कोशिश मोदी जी के पूंजीपतियों मित्रों के द्वारा करने का प्रयास कर रहा है। और सबने जैसा कहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बहुत गंभीर है, और हम समझते हैं कि 2 एकड़ जमीन इस देश में आमतौर से जो एवरेज है वो 2 एकड़ का है। 86% लोगों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। यानी इस देश के अंदर जो अधिकतर किसान है वो बहुत छोटे किसान हैं। उन छोटे किसानों की जमीन को अगर कारपोरेट सेक्टर किराए पर लेकर उसको चलाएगा, तो जो मुनाफा है वो मुनाफे को तय करने का काम पूरी तरह से एक खास तरह का वर्ग करेगा, और किसान उनके चुंगल में आ जाएगा। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय था, और जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, इसी तरह की खेती के खिलाफ चंपारण से 1917 में महात्मा गांधी ने एक जन आंदोलन खड़ा किया था, और बार बार कांग्रेस पार्टी जो जो कहती है वो होता है।
राहुल जी ने चाहे कोविड के संबंध में कहा हो, चाहे मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी के संबंध में, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मोदी जी को जनादेश एक बड़ी उम्मीदों का जनादेश था और लोगों को लगता था कि शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन 6 वर्षों में जो देश की हालत है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बेरोजगारी की दर पिछले 46 सालों में सबसे ज्यादा है। आर्थिक नीतियों पर हमारी हालत यह है कि हम -23.9% हमारा जीडीपी है। बेरोजगारी की चर्चा रोज होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां गई। केवल एक क्षेत्र था कृषि, एग्रीकल्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बंगाली में क्या कहते हैं दादा? कृषि कहते हैं। केवल एक क्षेत्र था जहां 3.5% यानी जो पहले विकास था उसी तरह का विकास कृषि के क्षेत्र में लॉकडाउन के अंदर भी और कोविड-19 की समस्या के अंदर भी हुआ। लेकिन चूंकि उनको लगा कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है, इसलिए मोदी सरकार की जो नीतियां पूरी तरह से कारपोरेट के समर्थन में है, पूंजीपतियों और सरमायादारों के समर्थन में है, एक कानून बनाकर उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और किया क्या जा रहा है, जैसा कि सबने भी इशारा किया कि जो मंडियां हैं, खासतौर से जो सब्जी की मंडी है या अनाज की मंडी है, उसको तोड़ने के होते हैं। और जो आज सोचते हैं वो देश के लोग कल सोचते हैं, यानी एक दिन के बाद सोचते हैं। बंगाल हमेशा देश में सबसे पहले देश के नैरेटिव को सेट करने का सेंटर पॉइंट रहा है, क्योंकि बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली इस देश की तासीर में बंगाल का बहुत बड़ा रोल है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों और विशेष रूप से कानून लाने के बाद आज पूरे भारत के अंदर अलग अलग किसान संगठनों ने पूरे देश के अंदर बंद का आयोजन किया और अधिकतर जगहों पर बगैर किसी राजनीतिक दलों के ज्यादा हो हल्ले के आम लोगों ने और आम किसानों ने उसमें शिरकत की और उसको बंद करने की कोशिश की है। एक तरह से बात बंद है। 2014 और 2019 2 लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरे देश के अंदर स्पष्ट बहुमत मिला और 1984 के बाद 2014 में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला और वो भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में मिला। बीच में 1984 के बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009